नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 7 एग्ज़ाम का, जिसमें हम सिक्योरिटीज़ ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम की वर्कबुक से नहीं, हमने एक अलग से पूरा वर्कबुक बनाया है, जिसके थ्रू आपको ये ईज़िली अंडरस्टैंड हो पाएगा। अगर कोई मार्केट में नया भी है, उसको भी ईज़िली अंडरस्टैंड हो पाएगा और वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएगा इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू। तो दोस्तों, इसका हमारा बनाने का मकसद ये है कि आपको न सिर्फ बुकिश नॉलेज मिले, आपको प्रैक्टिकल मार्केट में कैसे बैक ऑफिस में वर्क करते हैं, वो उसका भी नॉलेज प्रॉपर मिले। तो इस रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई गई है। जस्ट मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने 4 साल से इस मार्केट में एज़ अ बैक ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है पूरा कि कैसे बैक ऑफिस में वर्क कर होता है। तो इसके थ्रू आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा इस वीडियो सीरीज़ में, और साथ ही साथ आपको एक एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे इसका। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी वर्कबुक के ऊपर। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट? टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी मार्केट्स वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट। इसका कोर पर्पस क्या है? एक इकोनॉमी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसके पास सरप्लस मनी है, एक वो जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, और एक वो जिसको पूरी गवर्नमेंट डेवलप करनी है, पूरी कंट्री डेवलप करनी है। तो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट्स। उसमें क्या होता है कि जिसके पास सरप्लस मनी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी वहाँ आएगा। कोई एक है जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, वो भी वहाँ आएगा। और कोई है जिसको पूरा कंट्री डेवलप करना है पर उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। इन तीनों को मिलाने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। हाउ इट वर्क्स? इट एग्रीगेट्स पूल्स टुगेदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड मेक दैट मैसिव पूल ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू कॉरपोरेशंस and governments for productive economic activities like building factories or highways. Benefits: it ensures that money is transferred at fair cost, and it provides investor with liquidity, the ability to easily convert their investment back in cash, and exit options, the ability to sell investment to someone else. देखिए, एक पूल क्रिएट करता है जिसमें मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कॉरपोरेशंस है वो वहाँ से पैसे एज अ डेप ले सकती है, और गवर्नमेंट भी वहाँ से ले सकती है। तो उसको मिलाने का काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें गवर्नमेंट का रोल ये भी होता है कि इतना लिक्विडिटी बनाए कि अगर किसी को अपनी एसेट सेल करनी है तो वो इजीली सेल कर पाए, किसी को बाय करनी है तो बाय कर पाए, उसको एक प्रॉपर लिक्विडिटी मिले उसमें। Financial market is divided into two main segments: the money market for short-term borrowing and lending, and the securities market, capital market for medium-term to long-term investment more than 1 year. चलिए इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है सिक्योरिटीज़ की। अंडर इंडियन लॉ स्पेसिफिकली द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, द टर्म सिक्योरिटीज इज ब्रॉड लीगल अम्ब्रेला. इट लीगली इंक्लूड्स शेयर्स, scripts, stocks, bonds, debentures, the basic instrument of ownership, and loans in an incorporated company. Second is derivatives, financial contracts whose value is derived from underlying assets like stock or gold, units of collective investment schemes, investment funds where money is pooled for specific projects like agroforestry. Security receipts, instruments issued by asset reconstruction companies when they buy bad loans from banks under the SARFAESI Act. तो दोस्तों, सिक्योरिटीज़ का मीनिंग क्या हो गया? शेयर्स हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, डेरिवेटिव्स आ गए, CIS आ गए, सिक्योरिटीज रिसिप्ट्स आ गए। इनका हम पूरा मीनिंग समझेंगे, इसका एक एक चीज़ का मीनिंग क्या है, सो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसका क्या मीनिंग रहता है वो भी हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स हो गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए,
ये एक पूल इन्वेस्टमेंट के थ्रू वर्क होता है। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स एक्नॉलेजिंग दैट द इन्वेस्टर हैज़ द राइट टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम अ पूल ऑफ अंडरलाइंग डेब्ट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, डेब्ट इश्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। राइट्स और इंटरेस्ट हो गए, एनी लीगल राइट्स एसोसिएट विद द अबव सिक्योरिटीज। सो अगर हम देखें सिक्योरिटी मार्केट के भी दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड when a company or a government needs fresh capital, they issue new securities to investor for the first time. Methods of raising capital in the primary market are IPO. An unlisted private company offers its shares to general public for the very first time to become the publicly listed company. Follow-on public offer. FPO, company that is already listed on the stock exchange, issue fresh shares to the public to raise more money. Right issue. A company offers fresh shares only to existing shareholders, usually at the discount in proportion to what they already own. Bonus issues. The company gives fully paid free shares to existing shareholders by converting its accumulated profits reserves into share capital. No new money is raised here. Private placement. The company issues securities to a select small group of institutional investors rather than a general public. तो देखिए, फर्स्ट हो गया आईपीओ। आईपीओ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ये आपको पूछा जाएगा। आईपीओ यानी फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपनी मान लो मेरे पास एक कंपनी है, मैंने उसको बड़ा कर करके 500 करोड़ का कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको 500 करोड़ से 5000 करोड़ तक ले जाऊँ, या मैं चाहता हूँ कि मैंने 500 करोड़ कमा लिए, थोड़ा 200-250 करोड़ अपने पास रख लूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाऊँगा, जिसके थ्रू मैं अपना उसका मीनिंग भी बताऊँगा कि मुझे क्यों पैसे रेज़ करने, मैं क्यों शेयर्स मार्केट में दे रहा हूँ। तो उसके थ्रू मैं शेयर्स बेचूँगा जनरल पब्लिक को आईपीओ के थ्रू, और उसके बदले में पब्लिक मेरे को पैसे देगी। क्यों देगी? उनको मेरी कंपनी में कुछ ग्रोथ दिख रही होगी, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लेने के लिए लोग आईपीओ में पैसे लगाते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। सेकंड है एफपीओ। आपकी कंपनी पहले से अच्छा कर रही है, आप चाहते हो मेरे को और कैपिटल चाहिए, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर से उसके ऊपर भी आप एक एफपीओ ला रहे हो, जिसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करके वहाँ से भी एक शेयर्स का जंक बाय कर सकते हैं, तो उसको एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ में आपकी कंपनी पहले से लिस्टेड नहीं होती है, एफपीओ में पहले से लिस्टेड होती है, ये डिफरेंस रहता है। राइट इश्यू, कंपनी ऑफर्स फ्रेश शेयर ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये क्या होता है कि जो पहले से किसी के पास शेयर्स है उसको डिस्काउंट रेट पे शेयर्स मिल जाएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बोनस इश्यू, बोनस क्या होता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एज अ बोनस देती है, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। प्राइवेट प्लेसमेंट, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ये दिया जाता है, ये कंपनी डिसाइड करती है। की प्लेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट, मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स, फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी डिजाइन प्राइस एंड मार्केट आईपीओ। देखिए, आपको आईपीओ लाना है तो आप तो ऐसा तो है नहीं कि पहुंच गए एनएससी के पास हमें आईपीओ लिस्ट करा दो। इसमें मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो आपको आईपीओ लिस्ट कराने में हेल्प करते हैं। वो आपका पूरी कंपनी का ग्रोथ करवाते हैं, पहले उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं, उस हिसाब से करवाते हैं कि आपको लिस्टिंग के टाइम कोई इश्यू ना आए। तो वो पूरा प्रिपेयर होके वो आपका आईपीओ कितना अच्छा जाएगा वो आपके मर्चेंट बैंकर पर भी निर्भर करता है। पेटीएम के जो ओनर है उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरा अगर मर्चेंट बैंकर मैंने सही सिलेक्ट किया होता तो आईपीओ के बाद शेयर्स का ये हाल ना होता। पेटीएम के शेयर्स का आपने देखा होगा कितना गिर गया था। तो मर्चेंट बैंकर का भी एक अच्छा रोल होता है
आईपीओ लिस्टिंग में एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, लार्ज इंस्टीट्यूशनल बायर्स। देखिए ये भी होते हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं फॉरेन के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन के मार्केट में। रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, आरटीएस, एजेंसीज दैट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ who bought the shares and process the allotment। तो देखिए इसका एक रजिस्ट्रार एजेंट भी होता है जिसके थ्रू उनको पता होता है कि किसने शेयर बाय किए और किसने सेल किए, तो उसका एक पूरा रजिस्ट्रार मेंटेन होता है। एस सी एस बी, सेल्फ सर्टिफाइड syndicate banks authorized by SEBI to block an investor's fund for a IPO using a ASBA application supported by block amount system। देखिए आप आईपीओ ला रहे हैं, आपको पैसे चाहिए आपकी कंपनी के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि आप गए और बोले मेरे को ये 15,000 दे दो, ये इतने शेयर में आपको देता हूँ। ऐसा नहीं होता, पूरा एक सिस्टम होता है बैकएंड में जिसके थ्रू आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो आपके बैंक के थ्रू। तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, ये सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होती है, इसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस रन होता है। आप किसी भी आईपीओ में देखेंगे ना तो वहाँ पे एक बैंकिंग पार्टनर लिखा होगा, ये बैंकिंग पार्टनर आपका पूरा ये आईपीओ का प्रोसेस संभालता है। द सेकेंडरी मार्केट, द ट्रेडिंग मार्केट, वंस न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड इन अ प्राइमरी मार्केट they need a place to be bought and sold among investors, that is secondary market. It provides liquidity. The company that issued the share does not receive money from these trades. The money change hands between investors, medium of secondary market, over the counter and exchange traded market। देखिए आईपीओ आ गया, शेयर लिस्ट भी हो गया, उसके बाद तो क्या होता है उसकी ट्रेडिंग होती है जो एनएससी बीएससी पे होती है। अगर आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो रिलायंस का, तो अब तो नया इशू तो वो करेंगे नहीं, तो आप कैसे बाय कर सकते हो, वो आप कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट से। तो सामने कोई सेलर होगा, कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होगा जिसको अपने शेयर्स बेचने होंगे कोई भी रीज़न से, तो वो अपनी सेल की बिड लगाएगा, आप अपनी बाय की बिड लगाओगे। करोड़ों में होते हैं तो लिक्विडिटी फुल रहती है। कई स्टॉक्स में इतनी डिमांड और सप्लाई भी नहीं होती तो उसमें लिक्विडिटी कम रहती है, तो आपका बीड आस्क का स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको बाय करना है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, सेल करना है तो कम पैसे में आपका बिकेगा। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। इसमें कंपनी का कुछ लेना देना नहीं होता। एक बार कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए, लिस्टेड हो गई, उसके बाद प्राइस के ऊपर कंपनी का इतना कंट्रोल नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण लोग प्राइस मैनिपुलेट करते हैं, बट उसके बाद कंपनी को कुछ किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, उससे कंपनी को इतना प्रॉफिट और लॉस नहीं होता उससे, उसने तो अपने शेयर्स मार्केट में दे दिए। ये होता है एक्सचेंज के थ्रू, और ओवर द काउंटर भी होता है द एन इनफॉर्मल डिसेंट्रलाइज मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स नेगोशिएट एंड सेटल ट्रेड्स बायलैटरली डायरेक्टली विथ ईच अदर, ऑफन ओवर फोन और प्राइवेट नेटवर्क्स, प्राइमरली यूज फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज। देखिए डेब्ट सिक्योरिटीज़ भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो आप आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, शायद इसी में आएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो कैसे वर्क करता है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ आप एनएससी के थ्रू पैसे ले सकते, डेब्ट मार्केट के थ्रू भी होता है, तो वो हम समझेंगे पूरा इन डिटेल। अब समझते हैं की प्लेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज हो गया जो प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन हो गया, अब आपने शेयर्स बाय सेल किए तो उसका कोई हिसाब तो रखेगा, आपके शेयर्स कहाँ हैं, कितने हैं, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन देखेगा कि आपका सेटलमेंट हुआ या नहीं। देखिए एंटिटीज एसोसिएट विद द एक्सचेंज दैट एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू एवरी ट्रेड, गारंटिंग दैट द बायर गेट्स द शेयर्स एंड द सेलर गेट्स द कैश। देखिए हमने बाय सेल किया, मान लो मैं हूँ पर्सन ए, एक पर्सन बी है, मैंने बाय किया पर्सन बी से। अब शाम को मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने शेयर्स ले लिए, तो पर्सन बी तो अटक जाएगा ना बीच में। तो उस रिस्क को कम नेग्लिजिएट करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन बायर से भी पहले पैसे ले लेगा, सेलर से भी शेयर्स ले लेगा, तो मेरे को शेयर्स भी मिल जाएंगे और सेलर को पैसे भी मिल जाएंगे।
ऐसा सेकंड थिंग मेरे साथ भी हो सकती है ना, मैंने शेयर्स बाय किए और शाम को सेलर बोले कि मेरे पास तो शेयर्स ही नहीं है, क्या करूँगा मैं? पर एक्सचेंज वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास उसके शेयर होते, तो वो मुझे देने की गारंटी देता है। तो वैसे ये पूरा सिस्टम अच्छे से स्मूथली वर्क होता है। स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज वो एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़े साल पहले की बात करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि सिद्धार्थ, मुझे तो ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू नहीं लेना, मैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज से लूँगी अपने शेयर्स। दोस्त, जो नए लोग होते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं कि ये ब्रोकर की क्या ज़रूरत, मैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज से ले सकता हूँ। नहीं दोस्तों, एक्सचेंज को एक कंपलसरी बीच में ब्रोकर रखना ही पड़ता है, जिसके थ्रू सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपको एक ब्रोकर होगा, ज़ेरोदा हो गया, बोनांजा हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए। तो उनके थ्रू आप ट्रेड करोगे तो आपको एग्जीक्यूट होगा, आपका पहले डीमेट अकाउंट ओपन होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा, उसके थ्रू आप ट्रेड कर पाओगे। तो वो आपका एक ब्रोकर आपको कंपलसरी चाहिए रहता है। डिपोजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, डीपी पार्टिसिपेंट्स है ये एंटिटी एंटिटीज दैट होल्ड्स योर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखिए, आपके पास शेयर्स है, तो वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स है? तो उसके लिए डीपी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आपके शेयर्स मैनेज करते हैं कि आपने 100 शेयर्स लिए तो उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे। अगर आपको कल को बेचने हैं, आपको कोई मतलब कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। तो वो सीडीएसएल होगा या तो एनएसडीएल होगा, उसके पास आपके शेयर्स जमा रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आ गए कस्टोडियंस, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट सेफ कीप एसेट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई होते हैं, वो कस्टोडियन का वर्क भी करते हैं, जो बड़े अमाउंट का पैसा होता है उनका मैनेज करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं द मनी मार्केट के बारे में, शॉर्ट टर्म फंड्स। द मनी मार्केट इज स्ट्रिक्टली फॉर अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड lendings. By definition, instruments here have been maturity ranging from one single day up to 1 year. It is crucial for banks, governments, and large corporations to manage their daily cash flow, liquidity. अब डिटेल में समझते हैं। कॉल मनी, बोरोइंग lending purely for 1 day. It is strictly an interbank market between scheduled commercial banks and primary dealers. It is completely unsecured, no collateral, traded on RBI's NDS call electronic platform. Second हो गया notice money, unsecured interbank borrowing lending for a period of 2 to 14 days. Term money, unsecured interbank borrowing lending for a period of 15 to 1 year, 15 days to 1 year. Market repo, repurchase agreement, a secured loan. A bank borrows money by selling its securities to another bank with a strict legal arrangement to repurchase them at a specific future date at slightly higher price. The price difference is the interest, traded on Chrome's प्लेटफॉर्म। देखिए, ये एक रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है सिक्योर्ड लोन की तरह। बैंक बोरो करती है मनी बाय सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू अनदर बैंक। फिर क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट लीगल एग्रीमेंट होता है टू रीपर्चेस देम एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, बट उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी वो काउंट कर लेते हैं, तो वो हायर प्राइस में रीपर्चेस करना होता है। तो ये एक क्रोम्स प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ट्रेड होता है। Tri-party repo in government securities, similar to normal repo, but involves a third party who handles the messy work, selecting the collateral, managing the prime payment, and ensuring settlement. Traded on TREPS platform. सिक्स्थ क्या हो गया? ट्रेजरी बिल्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेप्ट इश्यूड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे आर इश्यूड at the discount to their face value and redeemed at par full value. Difference is investors profit. They only come in 3 tenures: 91 days, 182 days and 364 days. देखिए, ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो पहले से
इसकी फेयर वैल्यू के डिस्काउंट में इश्यूड होती है। तो जब जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपको मैच्योरिटी के डेट पे दी जाती है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टर का। तो आपको सस्ते में मिली थी, आपने सेम प्राइस पे बेच दी, तो जो बीच का होता है वो इंटरेस्ट होता है। और ये 3 टेन्योर्स में आता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अब आ गया कैश मैनेजमेंट बिल्स, एग्जैक्टली लाइक टी बिल्स but issued for extremely short duration of less than 91 days to help government meet temporary emergency cash flow mismatch। देखिए, कई बार गवर्नमेंट में कैश फ्लो मिसमैच हो जाता है। कई बार मान लो बाढ़ आ गई या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई। इन केस में गवर्नमेंट को कैश की ज़रूरत होती है, तो वो कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करते हैं लेस देन 91 डेज़ के। उसमें भी इंटरेस्ट और वो सब चीज़ें सेम ही रहते हैं लाइक ट्रेजरी बिल्स। 8वां आ गया कॉमर्शियल पेपर्स, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म promissory notes issued by highly rated private corporations, NBFCs and financial institutions to meet working capital needs, maturity 7 days to 1 year, issued in domination of 5 lakh। देखिए, कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो अनसिक्योर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स इश्यू बाय हाईली रेटेड प्राइवेट कॉरपोरेशंस, NBFC, उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। बट ये 7 डेज टू 1 ईयर के होते हैं। इसमें आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अ नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बैंक्स, मैच्योरिटी ऑफ 7 डेज टू 1 ईयर, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैच्योरिटी 1 ईयर टू 3 ईयर्स। इट इज़ एसेंशियल ट्रेडेबल फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए, ये नेगोशिएबल होती है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स, 7 डेज टू 1 ईयर की रहती है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैच्योरिटी 1 ईयर टू 3 ईयर्स की रहती है। ये ट्रेडेबल फिक्स्ड डिपॉजिट होती है। रेपो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्राई पार्टी रेपो, रेपो ट्रांजेक्शन्स वेयर लिस्टेड कॉर्पोरेट bonds or commercial papers are used as a collateral instead of government securities। देखिए, ये एक रेपो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉमर्शियल पेपर्स आर यूज्ड एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा। ये उस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन अ इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो फर्स्ट हो गया इक्विटी कैश मार्केट। These are the instrument related to ownership of debt of a company। Equity shares हो गए ordinary shares, the investor become a part of owner of the company, gets voting rights but takes the highest risks। If the company goes bankrupt, equity holders are paid last। देखिए, इक्विटी शेयर्स लेके आप कंपनी का एक पार्ट खरीद सकते हो, बट ये हाईली रिस्की होता है क्योंकि लास्ट में ही आपको पेमेंट मिलती है इसमें। सेकंड हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, a special type of shares। These investors do not have voting right, but they get preference over equity holders। They are paid a fixed dividend first, and if the company close, they get their capital back before equity holders। ये ऊंची कैटेगरी में आगे मान लो अपन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, नाम से ही पता चल रहा है कि इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कंपनी क्लोज होने वाली होती है तब। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हो गए, द इन्वेस्टर इज एक्टिंग एज अ लेंडर टू अ कंपनी। The company promises to pay fixed interest and return the capital। Fully convertible, FCDs convert into equity shares after set time। Partially convertible, a portion converts to equity, rest remains debt। Non-convertible, NCDs remain pure debt until maturity। देखिए, ये क्या होता है कि इन्वेस्टर एक्टिंग एज ए लेंडर टू अ कंपनी। अगर किसी कंपनी को लोन लेनी है, अगर वो बैंक जाएगा तो उसको बोलेंगे आपको 14% इंटरेस्ट लगेगा। अगर किसी इन्वेस्टर को बैंक में डिपॉजिट करना है, FD करानी है, तो उसको बोलेंगे 6% आपको मिलेगा। तो क्या करे कॉरपोरेट और इन्वेस्टर? वो क्या करते हैं कि कॉरपोरेट कहता है कि आप इन्वेस्टर हो, आप बैंक में दे रहे हो, इससे अच्छा हमको दे दीजिए पैसे, हम आपको 10% देंगे रिटर्न। तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाएगा कि मेरे को 4% एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसमें क्या होता है कि ये
फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, अगर मैच्योरिटी हो गई आपके, आपने लैंड दिया था मनी कंपनी को मनी, उसके बाद आप उसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो फुल्ली कन्वर्टेबल हो गया। पार्शली कन्वर्टेबल, इसमें थोड़ा अमाउंट कैश शेयर्स में कन्वर्ट होगा और थोड़ा आपका डेब्ट में रहेगा। नॉन कन्वर्टेबल एनसीडीज, जो आपको मैच्योरिटी के टाइम ही पैसे वापस मिलेंगे, तो वो उनको एनसीडीज कहा जाता है। ये थोड़ा अनसिक्योर रहता है कंपेयर टू बैंक एफडी, क्योंकि इसमें कॉरपोरेट इन्वॉल्व हो गई। इसमें भी रेटिंग दी जाती है एनसीडीज को और ये पीसीडीज एंड एफसीडीज को, कि उनकी रेटिंग के हिसाब से आपका रिस्क फैक्टर डिफाइंड होता है कि उन्होंने पास्ट में जो प्रोमिस किए थे वो फुलफिल किए या नहीं, उन कंपनी का साइज़ कितना है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी अच्छी है, कंपनी का ट्रस्ट कितना है लोगों के ऊपर, तो उस बेसिस पे पूरा ये डिसाइड होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक्स, debt issued by a central or a state government considered risk-free because a sovereign government rarely defaults. State issued debt is specifically called state government securities and state development loans. देखिए, गवर्नमेंट भी डेब्ट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्क फ्री माने जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट रेयरली डिफॉल्ट करती है कोई भी, एंड स्टेट इशू करती है वो भी सिक्योर मानी जाती है। वारंट्स हो गए, a financial instrument attached to bond or a share that gives the investor right to buy equity share at a fixed price in a future. देखिए, ये वारंट्स क्या होते हैं कि बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं एंड और शेयर के साथ, दैट गिव्स द इन्वेस्टर राइट टू बाय अ इक्विटी शेयर एट अ फिक्स प्राइस इन अ फ्यूचर। तो ये भी इशू होते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ट्रस्ट दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको पता नहीं कौन से स्टॉक में लगाना, क्या लगाना, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कोई एक फंड मैनेजर होगा, अच्छी क्वालिफाइड होगा, उसको पता होगा मार्केट में कैसे वर्क करना है, वो आपके पैसे लेगा। वो सिर्फ आपके नहीं लेगा, आपके जैसे हज़ारों लोगों के लेगा, उसको मैनेज करेगा प्रॉपरली, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उसका एक एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज करेगा आपके पैसे मैनेज करने का, तो उसके बाद जो रिटर्न मिलेगा वो आपका नेट रिटर्न होगा। आपके पैसे इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कई गोल्ड के भी होते हैं, कई सिल्वर के भी होते हैं, कई स्टॉक्स के भी होते हैं, तो उस हिसाब से वो डिसाइड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लाइक अ म्यूचुअल फंड बट इट ट्रेड्स कंटिन्यूसली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक नॉर्मल स्टॉक। दे यूजुअली ट्रैक स्पेसिफिक इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 और कमोडिटी लाइक गोल्ड। अब आपको मान लो आपने देखा कि निफ्टी 50 का रिटर्न पास्ट 20 ईयर्स में बहुत अच्छा था, तो मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं ना वो इक्वल अमाउंट में बाय कर लेता हूँ। तो दोस्त इससे भी अच्छा एक रास्ता है, उसका आप ETF बाय कर सकते हो, निफ्टी 20 के नाम से होता है। उसमें क्या होगा कि आपने मान लो 250 रुपये का निफ्टी 20 लिया, तो 250 रुपये के आपके इक्वल प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 के स्टॉक्स उनका जितना वेट होगा उसके हिसाब से बाय हो जाएंगे। अब ये कैसे वर्क करता है, निफ्टी 20 आपने सुना होगा, वो निप्पॉन इंडिया इश्यू करता है। उससे क्या होगा कि वो पहले एक इन्वेस्टर से पैसे लेता है, उसके थ्रू वो शेयर्स बाय करता है और उसको वो लिस्ट करा देता है एक्सचेंज में। उसके थ्रू वो ETF जो भी बाय करेगा उसको इतनी वैल्यू जो चेंज होगा, जो स्टॉक्स में की वैल्यू में चेंज होगा, उसको वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होके आ जाएगा। जस्ट लाइक अ स्टॉक क्या होता है कि कंपनी की जो शेयर्स बना दिए 100% रेशियो है उसमें से, तो मान लो किसी ने 1% के स्टॉक्स खरीदे, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी ऊपर नीचे होगा, वो उसको 1% के हिसाब से मिल जाएगा। ETF सिमिलरली होता है, पर ETF वाले क्या करते हैं, पहले से जो मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है उनको बाय कर लेते हैं, या तो नहीं भी होते उनको भी वो बाय करते हैं, बट उसका एक प्रोपोर्शन बना देते हैं और इस प्रोपोर्शन को मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। मान लो उसने 100 शेयर उसके पूरा बाय कर लिया अपने फंड के अंडर और उसको मार्केट में लिस्ट कर दिया, तो जो भी वो शेयर बाय करेगा उसके जो स्टॉक्स में जो मूवमेंट आएगी वो पूरे ETF में आती रहेगी और उसके जो उसने पार्ट बाय किया है उसमें भी आएगी। तो उससे क्या होगा कि उसको डायरेक्टली एक स्टॉक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निफ्टी 50 के, वो अगर एक 20 बाय कर लेता है तो उसको भी सेम ही मूवमेंट मिलेगी। अब किसी को गोल्ड बाय करना है, किसी को सिल्वर बाय करना है,
तो फिज़िकल एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो प्रेफ़र करूँगा फिज़िकल गोल्ड सिल्वर ही आप बाय करें। बट किसी को है कि नहीं कौन जाए वो दुकान जाके, और कई का होता है कि मेरे तो ₹500 का ही बाय करना है, तो ₹500 का कहाँ बाय करने जाऊँगा? तो उसके भी ईटीएफ्स आते हैं, गोल्ड 20 हो गया, सिल्वर 20 हो गया। तो वो क्या करेंगे, ₹500 का आपने ईटीएफ लिया, तो ₹500 के हिसाब से आपके सिल्वर बाय कर लेगा आपके बिहाफ़ पे। पर उसका वो एक चार्ज करेगा 0.5%, 0.7% कईयों का होता है, अलग-अलग होता है। उसको एक्सपेंस रेशियो करते हैं। तो वो आपको हैंडल करने के चार्ज लेगा, बट आपकी मूवमेंट उसी हिसाब से आएगी जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में आती है। अब आगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डोमिनेटेड इन इंडियन रूपी दैट अलाउस अ फॉरेन कंपनी टू रेज मनी from Indian investor. After 1 year, the IDR can be converted back into a underlying shares of the foreign company. देखिए IDR क्या हो गए कि फॉरेन की कोई कंपनी है, मान लो एनवीडिया है, उसको एनएससी में अपना स्टॉक लिस्ट करवाना है, तो वो उसको आईडीआर के रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो अपने जो यूएस की कंपनी है उसका एक प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स सेल कर पाएगा इंडियन इन्वेस्टर्स को। हाँ, और उसको 1 ईयर के बाद वो कन्वर्ट कर सकता है फॉरेन कंपनी के अंडरलाइंग शेयर्स में। अब हम बातें हैं डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर। डेरिवेटिव्स डू नॉट हैव इंटरेस्टिक वैल्यू, देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट लाइक अ स्टॉक, करेंसी और अ गोल्ड। देखिए डेरिवेटिव्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनकी खुद की एक इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं होती, वो फॉलो करते हैं उसके अंडरलाइंग में क्या है। अगर निफ्टी 50 का फ्यूचर्स है तो उसकी कोई इंटरेस्टिक वैल्यू खुद की नहीं होती, बट वो फॉलो करता रहता है निफ्टी 50 का प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग की डिमांड आती रहती है, उसके बेसिस पे उसकी ट्रेडिंग चलती रहती है। इसमें 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फॉरवर्ड, अ प्राइवेट कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ specified future date and price. Because it is OTC, not an exchange, it carries high risks of default. देखिए ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, ये दो पार्टियों के बीच में होता है। एक बोलेगा मेरे को बाय करना है, एक बोलेगा मेरे को सेल करना है, तो वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब फ्यूचर डेट में जो भी होगा वो उन दोनों के बीच में होगा, बट इसमें कोई थर्ड पार्टी काउंटर पार्टी नहीं है एक्सचेंज। तो कोई भी बोलेगा कि नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मैंने शेयर्स मांगे तो उसने बोला मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे को बीच में एक्सचेंज है तो मेरे को ये सेफ्टी मिलती है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता, दो पार्टी आपस में ही ट्रेड करती है, तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होगा तो वो उन दोनों का मैटर है। सेकंड आ गया फ्यूचर, एन एक्सचेंज ट्रेडेड स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज इट, देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। सेकंड हो गया एक्सचेंज के थ्रू आप अगर आप ट्रेड करते हो, मान लो मैंने निफ्टी फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मुझे लगता है बाय कर लेता हूँ ऊपर जाएगा, कोई सोच रहा है सेल कर लेता हूँ नीचे जाएगा, तो मैंने उससे खरीद लिया, उसने मेरे को बेच दिया। बीच में एक्सचेंज है, वो गारंटी लेता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा प्रॉपरली, तो उसमें एक काउंटर पार्टी आ गई बीच में, उसको मेरे को सेल करना ही पड़ेगा, मैं उससे बाय करना ही पड़ेगा मेरे, तो एक स्मूथ ट्रांजैक्शन रहता है। ये इतना इन डिटेल आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज है, एक्चुअली में वर्क अलग ही होता है। मतलब एक्सचेंज में आप काम करोगे तो आपको पहले पैसे चाहिए रहेंगे, वो सेलिंग के लिए चाहिए रहेगा, बट ये समझाने के लिए कि एक्सचेंज के थ्रू अगर आप वर्क करते हो तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं। थर्ड आ गया ऑप्शंस, गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। कॉल ऑप्शन हो गए, द राइट टू बाय द एसेट एट अ फिक्स प्राइस। पुट ऑप्शन हो गए, राइट टू सेल अ एसेट एट अ फिक्स प्राइस। देखिए कॉल पुट लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, जो नॉर्मल लेमैन लोग होते हैं। इसको मैं बेसिकली समझाऊँ कि कॉल ऑप्शन क्या होगा कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने एक कॉल बाय कर लिया 50 रुपये का, अब जाएंगे तो आपके 50 रुपये जाएंगे क्योंकि आपने 50 रुपये का ही बाय किया है। बट वो अगर एक्सट्रीमली ज़्यादा ऊपर चला गया तो आपके 50 रुपये 5,000 भी हो सकते, 50,000 भी हो सकते, बट हाई चांसेस होते कि वो ज़ीरो हो जाए। वैसे ही पुट ऑप्शन होते हैं,
वो अगर आप बाय करते हो तो मार्केट अगर नीचे जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे। आपने मान लो ₹50 का लिया था, वो नीचे आता गया, नीचे आता गया। अब जितना तेज़ी से नीचे आएगा और जितना साइज़ में बड़ा नीचे आएगा, जितने परसेंटेज में ज़्यादा नीचे आएगा, उतना आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। इसके ऊपर टाइम भी डिसाइड होगा कि 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा। अगर आने में पूरा हफ़्ता लगा दिया तो चांसेस कम होते हैं कि आपके पैसे ज़्यादा ग्रो होंगे उसमें। तो पुट ऑप्शन से आप वो हेज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ₹50 की तो चीज़ है, तो हम लोग हर रोज़ क्यों ना कोई ट्राई करते रहे, कभी ना कभी तो लॉटरी लगेगी। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में ये होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को भी ₹50 मिले, कोई सेल करने वाला भी होगा, तो वो ₹50 के लिए क्यों सेल करेगा? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। उस वजह से उसको हमेशा ऑप्शन सेलर आप देखोगे मोस्ट ऑफ केसेस में प्रॉफ़िट करते हैं। तो वो भी एक चीज़ होती है, ये काइंड ऑफ एक इंश्योरेंस है, आप ऐसे समझिए। आपने जितने भी इंश्योरेंस लिए आज तक, उसमें ज़्यादातर में आपने पेमेंट की होगी प्रीमियम की, पर आपका कोई प्रीमियम आपका कोई क्लेम आया नहीं होगा मोस्ट ऑफ में। आप देखिए, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ जैसे कमाती है वैसे ही ऑप्शन सेलर कमाते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं स्वैप्स। एन ओटीसी एग्रीमेंट वेयर टू पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लो बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज, स्वैपिंग अ फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, स्वैप एक अलग टाइप का एग्रीमेंट होता है। ये यूएस मार्केट में वर्क करता है, इंडिया में अभी ये अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक बैंक होता है और एक थर्ड पार्टी होती है, जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर मान लो कल S&P 500 नीचे जाएगा 10% से, तो वो बैंक उतने पैसे जो पार्टी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको देगी। अगर ऊपर जाता है तो उस पार्टी को पैसे मिलेंगे, उस पार्टी को पैसे देने होंगे बैंक को। तो ये स्वैप ऐसे वर्क करता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होती है। Derivatives in India are based on 4 underlying assets: equity derivative, currency, interest rate derivatives and commodity derivatives। इसमें से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, सेकंड हो गया कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स, थर्ड पे आता है करेंसी एंड फोर्थ पे इंटरेस्ट रेट। इक्विटी डेरिवेटिव में हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, निफ्टी के हो गए। स्टॉक में हो गए अपने जो स्टॉक्स लिस्टेड है एनएससी पे, उसके जो डेरिवेटिव्स आते हैं वो हो गए। उनकी एक एक्सपायरी फिक्स होती है, अभी तो थर्सडे ऑफ मंथ होता है। वीकली एक्सपायरी के भी आते हैं ऑप्शंस, तो उसके भी एक वीकली एक्सपायरी होती है, पर वो इंडेक्स में है, अभी स्टॉक्स में नहीं है। कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मेटल्स, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। ये मेनली एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पे होता है ट्रेडिंग इसका। करेंसी में आरबीआई के नॉर्म्स के आने के बाद उसमें पेयरिंग में ट्रेड करना बहुत हार्ड हो गया है। पहले बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती थी, बट अभी आरबीआई के रूल्स चेंज हो गए, इसके कारण इसमें लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता इतना। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट प्रेडिक्टेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट लाइक जियो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स। अब हम बात करते हैं डेप्ट मार्केट की, वेयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। Government securities dominated by institutional investors. Trading happens on RBI's NDSOM negotiated dealing system order matching platform. Retail investors can now access this directly via Stockbroker Connect. सेकंड है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मोस्टली रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म। सेकेंडरी ट्रेडिंग हैपन्स OTC via request for a quote platform or a retail friendly online bond platforms। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कैसे होता है कि मोस्टली रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है। सेकेंडरी ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है वाया रिक्वेस्ट फॉर अ कोट प्लेटफॉर्म और रिटेल फ्रेंडली ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म आज तो आ चुके हैं। आपने सुना होगा कई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। टिप्सऑन करके एक कंपनी है, उसका सर्च करिएगा, उसमें भी अभी उन्होंने ऐसा शुरू किया है, डायरेक्ट आप वहाँ से बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। अदर स्पेशलाइज्ड एसेट क्लासेस,
REITs, Real Estate Investment Trust, operate like mutual fund but pools money to buy and manage income generating commercial estate, malls, office parks. The retail rental income is distributed as dividend. Minimum initial offer size must be 250 करोड़. देखिए, REITs ये क्या होते हैं? ये आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, उनको रेंट पे डालते हैं, उसमें से जो इनकम आती है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो कई लोगों को क्या होता है कि 50,000 में भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, तो 50,000 रुपीज़ में तो प्रॉपर्टी आती नहीं है, तो वो ऐसे ट्रस्ट में पैसे लगा सकते हैं. SMREIT, स्मॉल एंड मीडियम REITs, it allows smaller developers to create REITs. The minimum subscription for investor is 10 lakh rupees. Infrastructure Investment Trust, similar to REITs, but pooled money is invested in infrastructure projects, toll roads, power grids. देखिए, एक नाम से ही समझ में आ रहा है, रियल एस्टेट में जाता है और एक में जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हो गया टोल रोड्स, हो गया पावर ग्रिड्स, हो गई जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं कंट्री के, उसमें. अब आते हैं SGBs, sovereign gold bonds, issued by RBI on behalf of a government. They are paper gold. Instead of buying physical gold, you buy a bond denominated in grams of a gold. You get a price appreciation of gold plus 2.5% annual interest payout. Tenure is 8 years. देखिए, SGBs कैसे वर्क करते हैं? आपका जो गोल्ड का प्राइस होगा उसी के साथ इसका प्राइस भी बढ़ेगा, बट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा 2.5% ऑन इनिशियल प्राइस. दोस्तों यहाँ पे ये लिखा नहीं है, बट इनिशियल जो उसकी लॉन्च प्राइस होती है उसके ऊपर 2.5% मिलता है. अगर आप आज लोगे तो उसके ऊपर 2.5% नहीं होगा. तो एक बहुत बड़ा कैच है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. और जैसे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही इसकी आपको प्राइस मिलती जाएगी. तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. अगर किसी को गोल्ड बाय करना है तो ये भी एक ऑप्शन दे सकता है. इसमें अराउंड 1.5% जितना ज़्यादा बनेगा अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो, अगर वो कोई गोल्ड में बाय करता है और ये बाय करता है. अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो LTGS माफ़ किया था वो रूल रिमूव हो चुका है. अगर आप एक्सचेंज से बाय करते हो, अगर आपने इनिशियली बाय किया था तो उसका बेनिफिट मिलेगा. राइट एंटाइटलमेंट, व्हेन कंपनी अनाउंसेस अ राइट इश्यू, एलिजिबल शेयर होल्डर्स रिसीव REs in their demat accounts. If they don't want to buy the new shares, they can sell their REs on the stock exchange to someone else. ये भी एक होता है कि कंपनी का जब राइट इश्यू अलाउड करते हैं तो उनको एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ये मिलता है. अगर वो नहीं रखना चाहते तो वो ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं. अब हम आते हैं IFSC के ऊपर. देखिए दोस्तों, मैं अपना एक बैकग्राउंड बता दूं. मैं खुद IFSC में वर्क करता हूं. ये एक अलग इकोसिस्टम डेवलप किया है गवर्नमेंट ने अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट. इसके थ्रू आप इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने डेवलप किया, इसके बारे में हम जानते हैं. एंड IFSC इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिजाइन टू ब्रिंग बैक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शंस दैट आर करंटली बीइंग कैरिड आउट बाय इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक सिंगापुर और लंदन. देखिए, गवर्नमेंट ने ये इसलिए बनाया कि लोग दुबई, लंदन, सिंगापुर में क्यों ट्रेड करते हैं, वहाँ पे जाके इतना ऐसा तो क्या खास है उस कंट्रीज़ में. दोस्तों, वहाँ पे टैक्स का उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उससे कम्पीट करना है तो उनके जैसी स्कीम्स ही यहाँ पे इंडिया में देनी पड़ेगी. तो दैट्स वाई उन्होंने गिफ्ट सिटी क्रिएट किया है. इसके थ्रू आप इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कर सकते हो और इसमें गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करेगी. तो इससे क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आकर अपनी कंपनी स्टार्ट करेगी, जिससे कि इसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा. द हब, इंडियाज फर्स्ट IFSC इज एस्टेब्लिश्ड एट गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात. द रेगुलेटर गवर्न बाय द यूनिफाइड सिंगल विंडो रेगुलेटर कॉल्ड IPSCA, established in 2020, which combines the power of RBI, SEBI, IRDA and PFRDA for a IFSC zone. देखिए, अगर आपको इंडिया में कुछ रेगुलेटरी वर्क करना है
तो आपको एक तो सेबी के पास जाना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, इरडाई के पास पड़ेगा, पीएफआरडीए के पास जाना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सिंगल रेगुलेटर रखा है जिससे कि सारा काम इजीली हो सके। तो इसके कारण क्या होगा कि प्रोसेस स्मूथ होगी तो एंटिटीज़ भी ज़्यादा आएंगी। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है आईएफएससी का। ऑपरेशंस, इट डील्स इन फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी, यूरो एंड कैटर्स द कस्टमर्स आउटसाइड द jurisdiction of the domestic economy. Non-resident Indians and foreign investors are primarily participants. Through resident Indians can invest using RBI's LRS, Liberalized Remittance Scheme. देखिए इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ वर्क होगा यूएसडी और यूरो में। इसमें मेजर पार्टिसिपेशन एनआरआईज का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का रहेगा। एलआरएस के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स भी यूएस मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगा सकते हैं। इसके थ्रू आप जो IND मनी सुनते हो, जैसे बिगुल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऐप हो गया, फिर NSE ने अपना ग्लोबल एक्सेस लॉन्च किया है, तो ये सब या LRS के थ्रू होता है, जिसके थ्रू इंडियंस भी यूएस मार्केट में लगा सकते हैं पैसे। टैक्स इंसेंटिव्स क्या रहेंगे इसमें? टू अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल द IFSC ऑफर्स मैसिव टैक्स ब्रेक्स, 100% income tax holiday for 10 consecutive years out of 15-year block. Recently proposed to be expanded to 20 years within 25-year block. देखिए दोस्तों, पहले क्या था, 10 साल का था, इसमें से आप 15 ईयर का ब्लॉक ले सकते हो। टोटल 15 ईयर का होगा, उसमें से आप कोई भी 10 साल चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना, आप चूज़ कर सकते हो। पर अभी गवर्नमेंट ने वो भी बढ़ा दिया है, अभी उसको 20 साल का कर दिया है। तो इस रिसेंट बजट में ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि आप 25 ईयर्स तक किसी भी 20 सालों को आप चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको टैक्स इंसेंटिव लेना है या नहीं लेना। इसमें एक तो ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ज़ीरो STT लगेगा एंड ज़ीरो GST लगेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक मार्केट में अभी देखिए 1 अप्रैल से निफ्टी का जो STT था वो बढ़ा दिया, तो अभी अराउंड 14 पॉइंट्स का तो ब्रेक इवन बनेगा। अगर आप एक निफ्टी का लॉट बाय करते हो तो सेल करने में आपको मिनिमम 14 पॉइंट्स का तो ऊपर जाना चाहिए, तब जाके आपका ब्रेक इवन आएगा। उसके बाद जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो इससे आपके चार्जेस बहुत बढ़ गए, तो अब इन्वेस्टर्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ आ रहे हैं, जिससे कि उनका ब्रेक इवन कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे STT कम है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स कम है। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ का। डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम्स, a groundbreaking new rule allow public Indian companies to issue and list their equity shares directly on international stock exchange operating within IFSC. देखिए, पब्लिक इंडियन कंपनीज को इश्यू लिस्ट देयर इक्विटी शेयर्स डायरेक्टली ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये डायरेक्ट लिस्टिंग भी अलाउड करता है। इंडिया INX में आप कर सकते हो। ब्रोकर एक्सेस, स्टॉक ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ सेबी इन डोमेस्टिक इंडिया in India do not need separate fresh approval to operate in IFSC. They can simply set up a separate business unit or a subsidiary company within a GIFT city. देखिए, उनको अब अलग से सेबी से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उनको सिर्फ एक IPSCA का लाइसेंस लेना है, जिसके थ्रू वो ऑपरेट कर पाएंगे IFSCA के अंदर। तो इससे उनको एक पेपर वर्क भी बहुत कम हो गया और डायरेक्टली वो रजिस्टर भी हो गए IPSCA के थ्रू। तो ये एक बेनिफिट IFSC में आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 1। आने वाले दिनों में हम चैप्टर 2 और पूरा ये एग्ज़ाम जो है उसका पूरा कंप्लीशन हम करेंगे और आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको पूरा आंसर उसका दिया जाएगा।